ये कहानी है माहेशमती नगर की। राजा सूर्य प्रताप को बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन, अरे महाराज, आप यहाँ हैं? चलिए, भोजन का समय हो गया है। भोजन का एक भी निवाला कैसे अंदर जाएगा रानी? आप भोजन कर लीजिए, हमें भूख नहीं है। रानी को राजा सूर्य की चिंता का कारण पता था। देखिए, ऐसे भोजन न करने से और परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा। मुझे देखिए, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल है। राजा को रानी की बात सही लगी और वो भोजन करने के लिए तैयार हो गए। आप ठीक कह रही हैं, हम व्यर्थ में ही चिंता करते रहते हैं। आप चिंता मत करिए, मैंने सभी पंडित, ज्योतिष को निमंत्रण भेज दिया है। हमारी इस समस्या का हल अवश्य निकलेगा। भगवान करे आपकी बात सही हो रानी जी। चलिए, अब तो आप भोजन करेंगे ना? अगले दिन राजा ने कई पुरोहित और ज्योतिष से भेंट करी, लेकिन सभी ने उनकी कुंडली देखी और उनकी तरफ निराश होकर देखने लगे। क्या बात है पंडित जी, हमें साफ साफ बताइए। क्या कहूँ रानी जी, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुंडली में साफ लिखा है कि आप दोनों की कोई संतान नहीं होगी। ये सुनकर राजा सूर्य को गुस्सा आ गया। क्या कह रहे हैं पुरोहित जी, आप होश में तो हैं? महाराज, मैं तो वही कह रहा हूँ जो कुंडली में लिखा है, और व्यक्ति की कुंडली कभी झूठ नहीं बोलती। आप दोनों की कुंडली में संतान योग नहीं है। राजा और रानी दुखी हो गए और एक दूसरे की तरफ उदास होकर देखने लगे। इसका कोई उपाय तो होगा पुरोहित जी, आप हमें बताएं। हम संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर उपाय होता तो मैं आपको अवश्य बता देता, लेकिन आप दोनों के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसा मत कहिए पुरोहित जी, हमें बहुत आस है। मैं आप दोनों को कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहता महाराज। आप अपने मन से संतान की उम्मीद छोड़ दें। राजा रानी पुरोहित की बात सुनकर उदास हो गए। तभी एक बूढ़ा बाबा उन सभी पंडित के बीच बैठा हुआ था और सब बातें सुन भी रहा था। पुरोहित की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने भविष्यवाणी की। अरे, अपनी संतान न सही, लेकिन संतान तो होगी। इस नगरी को उसके राजकुमार अवश्य मिलेंगे। महाराज, आप चिंता न करें। बूढ़े बाबा की बात सुनकर रानी और राजा के मन में फिर से उम्मीद जाग उठी। महाराज, आप इनकी बात न सुने महाराज, इन्हें तो बड़बड़ाने की आदत है। ये मेरे पिताजी हैं, बहुत बूढ़े हैं, ठीक से न सुनाई देता है न दिखाई देता है। अपने समय में भविष्यवाणी करते थे, लेकिन अब बस कुछ भी बोलते रहते हैं। राजा और रानी फिर से उदास हो गए। राजा और रानी के कानों में उन बूढ़े बाबा के शब्द गूंजते रहे। अरे, अपनी संतान न सही, लेकिन संतान तो होगी। इस नगरी को उसके राजकुमार अवश्य मिलेंगे। महाराज, आप चिंता न करें। अगर हमारी संतान नहीं हो सकती तो कैसे राजकुमार मिलेगा इस नगरी को? बाबा की भविष्यवाणी ने तो मेरी रातों की नींद ही छीन ली है जी। आप ठीक कह रही हैं रानी, मैं भी बस यही सोचता रहता हूँ कि बाबा के शब्दों का मतलब क्या था। मुझे लग रहा है कि पुरोहित ठीक कह रहे हैं। बूढ़े बाबा ने ऐसे ही कह दिया होगा। महाराज, हमें संतान की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। जीवन में और बहुत सी चीजें हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए।
सही कहा आपने। कल से हम अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। महल में राजा और रानी ने संतान की उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ दिन बीत गए और राजा और रानी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। उसी नगर में कमल नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी पढ़ाई रोक दी गई और उसे अपने चाचा के साथ खेत पर काम करने जाना पड़ता था। कमल सबकी सहायता करने में सबसे आगे रहता था। उसके माँ और पिता नहीं थे। वो अपने चाचा और चाची के साथ रहता था। उसकी चाची उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। कमल, मैंने तुझे लकड़ी लाने को बोला था और तू अभी तक नहीं लाया। जल्दी जाकर लेकर आ। चाची मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस जा ही रहा था। कमल के चाचा ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों रमेश की माँ, कमल से ही हर काम क्यों कराती रहती हो? और ये रमेश, ये कब से यहीं बैठा है और बस जब देखो खाता रहता है। अरे कुछ काम इससे भी करा लिया करो। अरे आप चुप रहिए। ये कोई उम्र है रमेश के काम करने की? फूल जैसा बच्चा है मेरा, कहीं कुछ हो गया तो? आप चिंता मत करिए चाची जी, मैं लकड़ी ले आता हूँ। ठीक है कमल, मैं भी साथ चलता हूँ, फिर हम साथ में खेत चलेंगे। ठीक है चाचा जी। कमल और चाचा जी खेत में काम कर रहे थे। उन्हें काम करते हुए दोपहर हो गई और उन दोनों को अब भूख लगने लगी। ये रमेश अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आया? एक ही तो काम मिला है इसे, वो भी निकम्मा ठीक से नहीं कर सकता। कोई बात नहीं चाचा जी, खाना मैं ले आता हूँ। यूं गया और यूं आया बस। अरे तू रहने दे, मैं ही जाता हूँ। आज इस रमेश की खैर नहीं, भले ही तेरी चाची कुछ भी कहे। कमल के चाचा खाना लेने के लिए चले गए। कमल को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। वो आराम करने के लिए पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है। कमल की आंख लग ही रही थी कि तभी उसे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। अरे कोई तो मेरी सहायता करो, कोई तो मेरी सहायता करो। कमल देखता है कि वो राजा की बग्गी थी, जिसका पहिया गड्ढे में अटका हुआ था। सिपाही और सारथी उसे बाहर निकालने में लगे हुए थे। कमल तुरंत ही सहायता करने के लिए चला गया। उसने भी पहिए को हाथ लगाया और जोर से खींचने लगा और पहिए को गड्ढे में से निकाल दिया। ये देख राजा बहुत खुश हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम कमल है महाराज, और आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आप इस नगर के राजा हैं। राजा देखता है कि कमल के हाथ में पहिए से चोट आ गई थी और खून भी बह रहा था। ये क्या कमल, तुम्हें तो चोट लग गई है। कोई बात नहीं महाराज, ऐसी चोटें तो आए दिन लगती रहती है, आप चिंता ना करें। राजा ने कमल की बात नहीं सुनी। तुम मेरे साथ मेरे राजमहल चलो। कमल ये सुनकर हैरान रह गया और उसे नगर के राजा ने राजमहल में बुलाया। किस सोच में खो गए? चलो आओ। मेरे चाचा अभी आते ही होंगे, मैं उन्हें यहाँ नहीं मिलूंगा तो उन्हें मेरी चिंता होगी। ठीक है, मैं किसी से कह दूंगा कि वो तुम्हारे घर जाकर घर वालों को सूचना दे दें। अब तो चलोगे ना? जी महाराज। महल के वैद्य जी ने कमल का इलाज किया। राजा ने कमल से बहुत सारी बातें करी। उन्हें कमल का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते काफी वक्त बीत गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, आपने मेरा इलाज करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है कमल, अब तुम अपने घर लौट सकते हो। तुमसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। कमल महल से बाहर निकलने लगा और उसने देखा कि रानी लक्ष्मी पूजा कर रही थी। कमल भी आरती में शामिल हो जाता है। मैं भी महल के मंदिर का दर्शन कर लेता हूँ, फिर ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। वो देखता है रानी का दुपट्टा दिए की लौ से छू रहा था। देखते ही देखते रानी का दुपट्टा जलने लगता है।
कमल ने जैसे ही ये देखा, उसने दुपट्टा बीच में से फाड़ दिया। रानी ये देखकर घबरा गई। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? तभी वहां राजा सूर्य भी आ गए और रानी ने उन्हें बताया कि कमल ने कैसे उनकी जान बचाई। तुम जितने नेक हो उतने ही बहादुर भी हो कमल। हमें तुम पर गर्व है। अब तो हम तुम्हें भोजन किए बिना जाने नहीं देंगे। कमल के घर पर कमल की चाची गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन कमल के चाचा बहुत खुश थे। राजा के साथ भोजन, वाह वाह, कहना पड़ेगा कमल बड़ा ही तकदीर वाला है। ऐसा नसीब किसका होता है भला? ये सुनकर चाची और भड़क गई। अरे छोड़ो, ये सब तो तुक्के से हो जाता है कभी कभी। किस्मत तो मेरे बेटे रमेश की चमकेगी, देखना। राजमहल में कमल राजा के साथ भोजन करने बैठ गया। राजा अपनी थाली से कमल को निवाला खिलाने लगे। लो कमल, तुम मेरी थाली से पहला निवाला खाओ। महाराज, मैं कैसे? अरे चलो खाओ जल्दी। कमल ने झिझकते हुए राजा की थाली से पहला निवाला खाया और खाते ही बेहोश हो गया। कमल, कमल, क्या हुआ तुम्हें? अरे कोई वैद्य को बुलाओ जल्दी। वैद्य ने कमल की जांच करी और उसे दवाई देकर सुला दिया। अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने शरीर से जहर निकाल दिया है। वैद्य की बात सुनकर राजा हैरान रह गए। जहर? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? जी महाराज, कमल ने जो भोजन खाया उसमें जहर मिला हुआ था। वो तो कमल का शरीर स्वस्थ है और वो अभी किशोरावस्था में है, इसलिए उसकी जान बच गई। अगर इस खाने को कोई बड़ा व्यक्ति खाता तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती। राजा को समझ आया कि एक बार फिर कमल के कारण उनकी जान बच गई, क्योंकि वो जहर किसी और के लिए नहीं बल्कि राजा के लिए था। रसोई से जब इसके बारे में पूछा गया तो वो दूसरे साम्राज्य का गुप्तचर निकला, जिसे राजा को मारने के लिए भेजा गया था। न जाने कितने दुश्मन बैठे हैं हमारे, आए दिन हमले होते रहते हैं। महेशमती साम्राज्य है ही इतना बड़ा कि इस राज्य पर ना जाने कितने लोगों की नजरें लगी हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा कमल के चाचा जी से मिले और कमल के बारे में बताने लगे। हमें माफ कर दीजिए माधव जी, हमारे कारण आपके बेटे का ये हाल हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कमल अब खतरे से बाहर है। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज? आप माफी मत मांगिए। हमारा कमल है ही ऐसा। जब से मैं उसे अपने घर लेकर आया हूँ तब से देख रहा हूँ उसे, सबकी सहायता करता रहता है। ये आप क्या कह रहे हैं माधव? जी महाराज, कमल मेरा बेटा नहीं है। मेरे एक रिश्तेदार थे, उनके गुजरने के बाद कमल बिल्कुल अकेला हो गया था। मैं उसे अपने घर ले आया, लेकिन मेरी पत्नी ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि उसे मेरे साथ खेत पर भेजने के लिए जिद करने लगी। ये सुनकर राजा को कमल पर दया आ गई। आप एक काम कीजिए, आप कमल की पढ़ाई फिर से शुरू कराइए। जो भी खर्चा आएगा वो हम उठाएंगे, हम ही उसकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। इसके बाद माधव कमल को घर ले आया। कमल, तुम बहुत तकदीर वाले हो। तुम्हारी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू होगी। महाराज सूर्य प्रताप का आदेश है। क्या मैं एक बार फिर से पढ़ सकूंगा? अब मुझे खेत में काम नहीं करना पड़ेगा? हाँ कमल, न खेत का काम न घर का काम, राजा जी का खास आदेश है। ये सुनकर कमल की चाची को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। राजा जी का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ समय के बाद कमल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में जाना चाहता था।
वाह कमल वाह, तुम पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हो। जाओ कमल, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। महाराज, मुझे लगता है पहले कमल की शादी कर देनी चाहिए। इसकी उम्र भी तो हो गई है। कमल को अभी शादी नहीं करनी थी, उसे तो पढ़ाई करनी थी। नहीं चाचा जी, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हें पढ़ने के लिए कोई नहीं रोक रहा है कमल। तुम्हारे चाचा जी ठीक कह रहे हैं। पहले तुम्हारी शादी हो जाए, फिर जितना चाहे उतना पढ़ लेना। कमल राजा की बात नहीं टाल सकता था। जैसा आप लोग ठीक समझें। कमल की शादी हो गई और अब वो पढ़ाई और अपना गृहस्थ जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। कमल ने पढ़ाई करने के बाद अपना व्यापार खोला, रुई का व्यापार शुरू किया और उसमें खूब कामयाबी मिली। फिर एक दिन खुशखबरी मिलती है कि कमल की पत्नी रेखा मां बनने वाली थी। राजा और रानी ये सुनकर बहुत खुश हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ कमल। मेरा मन कर रहा है कि पूरे नगर को सजा दूं। मेरे लिए आपके दिल में इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराज। तुम हो ही प्रेम के लायक कमल। रानी रेखा का बहुत ध्यान रखती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन से रेखा की हालत ठीक नहीं थी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। ना ही कुछ ठीक से खाती थी, ना ही दवाई लेती थी। कमल को रेखा की चिंता होने लगी थी। रेखा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही हो? पता नहीं क्यों, बड़े दिनों से बहुत अजीब सा लग रहा है। ना कुछ खाने का मन करता है, ना पीने का। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। रेखा, तुम्हें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना होगा। अरे अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो ठीक से खाओ। मुझे लग रहा है कि आप एक बार वैद्य जी को बुला लीजिए। ठीक है, मैं वैद्य जी को खबर करता हूँ। रेखा को देखने के लिए वैद्य आ गए। रेखा की हालत ठीक नहीं है कमल। कमल ये सुनकर परेशान हो गया। क्या हुआ है वैद्य जी? क्या हुआ है रेखा को? उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसका शरीर बच्चे को संभालने के लिए तैयार नहीं है, कमजोर है। धीरे धीरे जैसे वक्त बीतेगा, बच्चा बढ़ता जाएगा, रेखा का शरीर और कमजोर होता चला जाएगा और शायद जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो रेखा का शरीर सह नहीं पाएगा। कमल ये सुनकर उदास हो गया और उसे इस बात का सदमा लग गया। इसका मतलब बच्चा आते ही रेखा इस दुनिया से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होने को कोई टाल नहीं सकता कमल। जो होना है वो होकर ही रहेगा। रेखा वैद्य की सारी बातें सुन लेती है और कमल और रेखा एक दूसरे की तरफ देखकर उदास हो जाते हैं। कमल काफी उदास रहने लगा। उसे ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आप चिंता मत करिए। अरे कैसे न करूं, मैंने तो बचपन से कभी माँ का प्यार नहीं देखा। अब मेरे बच्चे के साथ भी वही होगा। ये सोच सोच कर मैं पल पल अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं होता रेखा। जो भी मुझसे जुड़ता है उसका बुरा ही हाल होता है। तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई होती तो ये नहीं होता। कमल को इतना नकारात्मक होते देख रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा को जब ये बात पता चली तो वो कमल और रेखा से मिलने के लिए आ गए। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कमल। होनी को कौन टाल सकता है महाराज। मेरा बच्चा अपनी माँ के बिना ही इस दुनिया में जन्म लेगा। यही लिखा है उसके भाग्य में। कमल, तुम चिंता क्यों करते हो? हम रेखा को दूसरे वैद्य से दिखाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा महाराज। कोई वैद्य कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की कोई दवाई कुछ नहीं कर सकती। ये सच का कड़वा घोट तो हमें पीना ही पड़ेगा। तुम ऐसे निराश मत हो कमल, भरोसा रखो।
कुछ दिन बीत गए और बच्चे के जन्म का वक्त नजदीक आने लगा। कमल के चाचा उससे मिलने आए। कमल, तुम इतने दिनों से कहाँ हो? न घर आते हो न अपनी खोज खबर लेते हो। अरे रेखा बहुत जल्द खुशखबरी सुनाने वाली है। अरे जितना हो सके उसके पास रहो, उसके साथ रहो। आपको तो सब पता है चाचा जी, आप ऐसा बर्ताव मत कीजिए जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। चाचा कमल को समझाने लगे। अरे कमल, तुम भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कमल को सच्चाई पता थी, उसने खुद को झूठा दिलासा नहीं दिया। वैद्य जी की बात सच निकली। रेखा ने बच्चे को जन्म दिया और इस दुनिया से चली गई। मैंने कहा था, देखा चाचा जी, वही हुआ। आप तो कह रहे थे भरोसा रखूं, भरोसा रखकर भी क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। रेखा मुझे और इस बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। राजा को जब ये खबर मिली तो वो बहुत उदास हो गए। हम कुछ भी नहीं कर पाए लक्ष्मी। इतनी संपत्ति और इस राजपाट का क्या फायदा जब हम एक इंसान की जान तक नहीं बचा सके। हमें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। आपके हाथ में कुछ नहीं था महाराज। अगर होता तो आप कुछ ना कुछ करके रेखा को बचा ही लेते। मुझे तो कमल की चिंता हो रही है रानी। वो पहले से ही बहुत दुखी था, न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। कमल अपने बच्चे का पालन पोषण करने में लग गया। उससे जो कुछ हो पा रहा था वो कर रहा था, लेकिन वो उदास रहता और किसी से बात नहीं करता। एक दिन उसके चाचा उससे मिलने के लिए आए। उन्होंने देखा कि घर की हालत बिगड़ी हुई थी। कमल ने अपना बुरा हाल कर रखा था, वो एकदम कमजोर हो गया था। ये तुमने क्या हाल बना रखा है कमल? अरे चाचा जी आइए, अपने पोते से मिलिए। तुम मेरे साथ घर चलो कमल, अभी और इसी वक्त। कौन सा घर चाचा जी? वो घर तो मेरा कभी था ही नहीं। चाची ने तो मुझे कभी अपनाया ही नहीं। वो मेरे बेटे को क्या अपनाएंगी? और अब तो रमेश की शादी भी हो चुकी है। आप अपने घर जाइए चाचा जी। मैं तो चला जाऊंगा कमल, लेकिन तुम अपनी हालत देखो। तुम रेखा के गम से अगर बाहर नहीं आए तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए कैसे काम करोगे? तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। कमल रात भर सोचता रहा। उसे चाचा जी की बात समझ आ चुकी थी। उसी रात कमल ने अपना सारा सामान बांधा और बेटे के साथ शहर जाने का फैसला कर लिया। मेरा राजा बेटा, अब तू और मैं यहाँ से दूर चले जाएंगे, फिर हम वहाँ अपनी दुनिया बसाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल सुबह तुम और मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कमल के चाचा जी कमल और उसके बेटे के लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि राजा को कमल की हालत के बारे में बताया जाए। वो अगली सुबह राजा से मिलने के लिए महल चले गए। महाराज, मुझे कमल की बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ माधव? कमल अपने आप का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा है। हर वक्त बस बच्चे का ख्याल रखता है। मैंने उससे कहा है कि मेरे साथ चले, उसने वो भी मना कर दिया। अब आप ही उसे समझाइए महाराज, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। कुछ कीजिए महाराज। अच्छा हुआ तुमने हमें ये सब बता दिया। हम अभी ही उससे मिलने जाते हैं, तुम चिंता मत करो। माधव राजा सूर्य से मिलकर अपने घर लौट गया। राजा कमल से मिलने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके बगल में एक सेवक खड़ा था। आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं महाराज? मैं कमल से मिलने जा रहा हूँ रानी। कमल के चाचा ने मुझे बताया है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। जी ठीक है महाराज। राजा का सेवक कक्ष से बाहर निकलता है और एक गुप्त जगह पर जाकर एक नकाबपोश से बातें करने लगा। सुनो, राजा अभी नगर की ओर निकलने वाले हैं। सुबह का वक्त है, कोई चहल पहल नहीं होगी। तुम अपना काम आसानी से कर सकते हो।
वो सेवक दूसरे राज्य का गुप्तचर था और ऐसे ही किसी मौके की तलाश में भी था। राजा कमल से मिलने के लिए महल से निकल गए। उन्हें कमल रास्ते में ही मिल गया। उन्होंने कमल का रास्ता रोका। कमल, ये तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं ये नगर छोड़कर जा रहा हूँ महाराज। अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। तुम इस छोटी सी जान को लेकर कहाँ जाओगे? तुम मेरे साथ चलो, कुछ दिन महल में रह लो, फिर कुछ दिनों के बाद चले जाना। आप मुझे ये करने के लिए न कहिए महाराज। आपको पता है कि मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं महाराज, मुझे जाने दीजिए। राजा और कमल में बातचीत होते देख वो नकाबपोश व्यक्ति मौके की तलाश में था और जैसे ही उसने मौका देखा उसने राजा पर हमला कर दिया। कमल ने नकाबपोश को आते हुए देख लिया था। जैसे ही राजा पर हमला हुआ, कमल राजा के सामने आ गया। हट जाइए महाराज। कमल चाकू से घायल हो गया। तभी राजा के सिपाही वहां पहुंच गए और उस नकाबपोश को पकड़ लिया गया। कमल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये तुमने क्या किया कमल? मेरे लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। कमल की वहीं पर मृत्यु हो गई। राजा सूर्य ने कमल को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। और उसके सम्मान में कमल की एक विशाल मूर्ति बनवाई। राजा ने उस मूर्ति पर हार चढ़ाया। कमल के चाचा चाची और अन्य परिवार भी वहीं थे। सब कमल की याद में रो रहे थे। कमल के सम्मान में हम जितना कहें उतना कम है। उसने हमेशा राज परिवार की सहायता करी है। आज मैं राजा सूर्य प्रताप कमल के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मैं और मेरी पत्नी कमल की इस मासूम निशानी को माँ और पिता का प्यार देंगे और हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। ये हमारा वचन है। राजा की बात सुनकर सब लोग ताली बजाने लगे। तभी वहां बूढ़े बाबा भी आ गए। राजा ने उनकी तरफ देखा और उनकी की गई भविष्यवाणी को याद करने लगे। अरे अपनी संतान न सही, लेकिन संतान तो होगी। इस नगरी को उसके राजकुमार अवश्य मिलेंगे। महाराज, आप चिंता न करें। आप सच में त्रिकालदर्शी हैं बाबा। आपकी भविष्यवाणी तो सच हो गई। बस दुख इस बात का है कि इस भविष्यवाणी को सच होने के लिए कई बलिदान दिए गए हैं। बलिदान के बिना बदलाव नहीं आता है राजन। इस बच्चे की कुंडली में राजयोग था और उसे तो सच होना ही था। कमल का बेटा तो सच में तकदीर वाला है। क्यों रमेश की माँ, अब तो इस बात को मानोगी? किस्मत से बलवान कुछ भी नहीं होता। खूनी अपना रास्ता खुद बना लेती है।